Hello friends, this is Mahesh Kumar and I am happy to welcome you again on my YouTube channel, that is Zenepex Education. Okay friends, in today's video we are going to study about Rowlatt Act and Rowlatt सत्याग्रह. दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं ताकि एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी हमें प्राप्त हो सके. ओके फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट का जो ऑफिशियल नेम था वो था दी एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919. ओके, अनऑफिशियली इसको हम काला कानून या बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कानून था जिसमें बिना किसी कोर्ट केस के ही शक के आधार पर ही सिर्फ रिवॉल्यूशनरीज को लंबे समय के लिए जेल में डाला जा सकता था. ओके, इसीलिए इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है. असल में ये जो कानून था ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का एक्सटेंशन मात्र था. ओके, कोई ये नया कानून नहीं था, बल्कि जो 1915 में एक कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट लाई थी वर्ल्ड वॉर के समय में भारतीय रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उसी का एक फर्दर एक्सटेंशन था. ओके, 19 मार्च 1915 को डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था. इसमें 2 साल तक की जेल प्रिवेंशन डिटेंशन के नाम पे अपराध को रोकने के लिए पहले से एडवांस में किसी को शक के आधार पे जेल में डाल देना, ये इसका प्रावधान था. इसके अलावा सर्च और अरेस्ट विदाउट वारंट का ऑप्शन था. मींस आप बिना किसी वारंट के ही किसी भी घर में, मकान में, दुकान में या किसी भी दूसरे भवन वगैरह में सर्च कर सकती थी पुलिस, और उसके अलावा अरेस्ट भी कर सकते थे बिना किसी वारंट के. कोई अपीलिंग अथॉरिटी नहीं थी. कोई एक बार अगर सज़ा हो गई तो हो गई, आप उसके अगेंस्ट किसी तरह की अपील नहीं कर सकते. इसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइटिंग एंड स्पीच भी थे. यानी अगर किसी भी तरह का आप आर्टिकल कोई या कोई किसी तरह की स्पीच वगैरह अगर कहीं डिलीवर करते हैं या किसी तरह का आर्टिकल छापते हैं किसी न्यूज़पेपर में या मैगज़ीन में, तो वो भी अलाउ नहीं था. इसके अलावा हैबियस कॉर्पस, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर रहता था ब्रिटिश गवर्नमेंट में कानून का, तो वो भी डिनाई कर दिया गया. हैबियस कॉर्पस का भी यहाँ कोई ऑप्शन नहीं था. इसके अलावा एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया था जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं अपराधों को, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अधीन में जो भी चीज़ें थीं उनकी सुनवाई करता था. और स्पीडी सुनवाई के लिए, उसकी स्पीडी ट्रायल्स के लिए ये स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया था. ओके, आखिरकार डीओआई क्यों लगाया गया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट क्यों लगाया गया, चलिए इसको देखते हैं. तो 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसके जो इंटेलिजेंस सिस्टम था, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और अमेरिका प्रेजेंट डे का, तो वहाँ से इनपुट्स मिले थे कि जो गदराइट्स हैं, जो गदर मूवमेंट वाले लोग हैं, गदर के एक्टिविस्ट्स हैं, तो वो प्लान कर रहे हैं इंडिया आने का और भारी संख्या में वापस इंडिया आकर के और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करके इंडिया ला करके और भारत में उसका रिवॉल्यूशन करना. ओके, जिससे कि ब्रिटेन के से भारत की आज़ादी का, जिससे ब्रिटेन से भारत को आज़ाद कराया जा सके. ओके, तो ये समय रहते इनपुट मिल गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और इसीलिए उन्होंने कोशिश की कि कोई ऐसा कानून लाया जाए जिससे कि जो ये एक्टिविस्ट हैं इनको अच्छे से डील किया जा सके, इनको कोई भी बवाला करने का मौका इंडिया में ना मिल सके, इन्हें सफलता ना मिल सके. ओके, तो इसीलिए उन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लेकर के आए. और इसकी एक और वजह ये भी थी कि इससे पहले जो रिवॉल्यूशनरी थिंग्स हो रही थी इंडिया में, जो इससे पहले रिवॉल्यूशनरी इंसिडेंट्स हुई थी, उसमें जब ट्रायल किए गए, जैसे अलीपुर केस था, तो बहुत सारे जो लॉयर्स थे, लॉयर्स पे हमले हुए, विटनेसेस पे हमले हुए, पुलिस ऑफिशियल्स पे हमले हुए, यहाँ तक के जजेस वगैरह पे भी हमले किए गए. जैसे कि बिहार में किंग्स फोर्ट पे बम फेंका गया था. ओके, और एक दो जगह ऐसा हुआ जो टॉप के ऑफिशियल्स थे उन तक पे हमले हुए. तो ऐसा ना हो, इसीलिए एक तरफा कार्रवाई की जा सके. बस जैसे ही लगे कि हाँ ये ऐसी एक्टिविटीज़ में है, तो कोई
जो लॉ की जो पेंडिंग्स हैं, जो टोल टेंडरम्स रहते हैं उसके, वो कंडीशंस ना बने, उसमें ना फंसे मामले, और तेज़ी से ऐसे मामलों को निपटाया जा सके, इसी के लिए डीओआई लगाया गया था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, जैसे ही एक बार शक हो जाए कि ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में सक्रिय है, तुरंत उसे उठा के जेल में डाल दो। ओके, 2 साल का बहुत लंबा समय होता है, और 2 साल के बाद भी आप उसका ट्रायल करके फर्दर उसको जेल में भेज सकते हो। तो इसीलिए ये लाया गया था। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट लगी हुई थी, और उसके बहुत सारे रिसोर्सेज वहाँ थे। ओके, ऐसे में इंडिया में बहुत ज़्यादा वो अपना जो रिसोर्सेज थे वो नहीं लगा सकते थे, इसीलिए कम से कम रिसोर्सेज में काम चल सके वो किया गया। और इस समय जो सक्सेस मिली के वर्ल्ड वॉर में ही के टाइम में जो सक्सेस मिली ना, बहुत अच्छे से जो गदर मूवमेंट और अनुशीलन समिति की एक्टिविटीज़ को इन्होंने कर्ब किया, कंट्रोल किया, उससे प्रेरित होकर के ही इन्होंने फिर रॉलेट एक्ट को जो है लगाने की कोशिश की। ओके, वो लगाया क्योंकि इनके पास पता था कि जो वर्ल्ड वॉर में हमें जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट हमने लगाया था उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, इसीलिए उसका फर्दर एक्सटेंशन किया गया 3 साल के लिए, जो कि रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं कि आखिरकार रॉलेट एक्ट जो था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी बुनियाद कहाँ से पड़ी। तो 1917 में 10 सितंबर 1917 को सिडिशन कमेटी की इस्टेब्लिशमेंट की गई। सर सिडनी आर्थर टेलर रॉलेट, जो कि एक फेमस ज्यूरिस्ट थे ब्रिटेन के, उनके अंडर में। ओके, तो ये इनको ये कहा गया कि आप अपने सजेशंस दें, अपने रिकमेंडेशंस दें कि किस तरह से भारत में जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जाए। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट तो अब जाने वाला है, वर्ल्ड वॉर एंड होने वाला था, और वर्ल्ड वॉर एंड होने के 6 महीने के बाद ही डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट भी एक्सपायर हो जाता। ओके, तो ऐसी कंडीशन में जब डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट एक बार एक्सपायर हो जाएगा तो भारत में किस तरह से जो ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उनको कंट्रोल किया जाए, इस पे सजेशंस देने के लिए ही सिडिशन कमेटी सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में गठित की गई। ओके, और सिडनी कमेटी जो थी इसी ने रिकमेंडेशन दी कि इसके लिए आप डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को ही फर्दर 3 इयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दीजिए। ओके, जो कि रॉलेट एक्ट कहलाया। इन्हीं के जो चेयरमैन थे सिडनी कमेटी, सिडिशन कमेटी के, उन्हीं के नाम पर रॉलेट एक्ट कहलाया। तो एक बिल पास किया गया इसके लिए, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 18 मार्च 1919 को एक बिल पेश किया गया, जिसका भारत के जितने भी मेंबर्स थे, जो इंडियन मेंबर्स थे काउंसिल के, उन सब ने विरोध किया, जैसे कि जिन्ना और शंकरन नायर। ओके, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह कि जब यही कानून डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में पास किया गया था तो भारत के किसी सदस्य ने भी विरोध नहीं किया था, क्योंकि वो भी जानते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो फांसीवादी ताकतों के अगेंस्ट लड़ रही है, तो इसलिए उसको पूरा सहयोग देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ब्रिटेन हार गया और फांसीवादी ताकतें जीत गईं तो उनका असर इंडिया पे भी पड़ सकता है। कल को इंडिया भी हो सकता है कि उनके अंडर में चला जाए, और ऐसा अगर होता तो बहुत भयंकर कंडीशंस हो सकती थी। ओके, इसीलिए उस समय सारे इंडियंस ने मिल करके ब्रिटिशर्स का साथ दिया था और इस कानून का किसी तरह से विरोध नहीं किया था। लेकिन 1919 में विरोध किया। क्यों? क्योंकि अब हालात चेंज हो गए थे, वर्ल्ड वॉर एंड हो चुका था, फांसीवादी सरकार जो थी, फांसीवादी जो ताकतें थीं वो गिर चुकी थीं, ख़त्म हो चुकी थीं, हार चुकी थीं। ओके, और अब इंडिया ये चाहता था, इंडिया के पीपल ये चाहते थे कि उनके लिए एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट बने, उनको पहले से बेटर अधिकार मिले, सरकार में उनको पार्टिसिपेशन मिले। ओके, और इसकी उम्मीद वे इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर जब चला तो वर्ल्ड वॉर में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट किया। ओके, खूब सारे हमारे सैनिक लड़ने गए, इंडिया के सैनिक ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे लड़ने के लिए गए।
और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बहादुरी का प्रदर्शन भी किया। तो इसीलिए एक इनाम की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इनाम के बदले उल्टे और उन्हें क्या मिला? रॉलेट एक्ट, काला कानून फिर से। ओके, इसीलिए इस बार सबने विरोध किया, लेकिन तब भी उनके विरोध को दरकिनार करते हुए ब्रिटिशर्स ने इस कानून को पास कर दिया गया। और ये जो चीज़ थी ब्रिटिशर्स का, अब भी इस कानून को पास करना और सारे लोगों के विरोध के बावजूद भी पास करना, ये किसी झटके से, किसी शौक से कम नहीं था इंडियंस के लिए। ओके, और उन्हें लग रहा था कि उनके इर्द गिर्द जो है इम्पीरियलिज्म का जो फंदा है वो और टाइट होता जा रहा है, बजाय उसमें कुछ पॉजिटिव प्रोग्रेस होने के नेगेटिव प्रोग्रेस ही हो रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि रॉलेट एक्ट जो है उसकी जड़ें कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जाती हैं, डायरेक्टली रिलेटेड है वहाँ से। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जिन्होंने कि इन सब चीज़ों को प्रभावित किया, और इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ अदर जो थिंग्स हैं उनको भी कंसिडर किया जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं कुछ चीज़ें जो इससे रिलेटेड थी, उनको देखते हैं कि आखिरकार किस तरह से प्रोग्रेस हुई, और 1919 तक जो आते हैं हम और रॉलेट एक्ट लगता है और रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में रॉलेट सत्याग्रह चलता है, तो वहाँ तक हम किस तरह से पहुँचे। ओके, तो 1915 में बॉम्बे सेशन होता है, जिसमें कि जेम्स मैस्टर जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, वो स्पीच देते हैं और इंडियंस से उम्मीद करते हैं, इंडियंस से एग्जॉर्ट करते हैं कि आप हमें यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करिए, और उसके बदले में हम आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जो रियायतें हैं वो देंगे वर्ल्ड वॉर के एंड होने पे, अगर हम लोग जीते तो। ओके, तो ये वही चीज़ है, देखिए जैसे कि हम ऊपर कर रहे थे बात कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमसे प्रॉमिस किए थे कि आप हमें कोऑपरेट करिए वर्ल्ड वॉर में, उसके बदले में हम आपको गवर्नमेंट में बेटर हिस्सेदारी देंगे। ओके, इसी तरह से 1916 में होम रूल लीग्स इस्टेब्लिश हो चुकी थी इंडिया में, जिनके दो मेन अगवा जो थे वो तिलक और एनी बेसेंट थे। और होम रूल का मतलब स्वशासन से ही है। स्पेशली इसके जो लिंक जुड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं आयरलैंड से जुड़े हुए थे, और आयरलैंड में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसी को हम होम रूल के नाम से जानते हैं। ओके, तो उसी की तर्ज पे इंडिया में भी होम रूल लीग्स इस्टेब्लिश की गई, और तिलक और एनी बेसेंट इसके अगवा थे। खास तौर से एनी बेसेंट का रोल इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी कड़ी में 1916 का कांग्रेस सेशन हुआ। ओके, और ये सेशन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। मिस्टर मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, और यहाँ पे दो मेन चीज़ें हुई। एक तो ये कि कांग्रेस जो थी वो अब तक जो डिवाइडेड थी, 1907 में जो डिवीज़न हुआ था उसमें 1907 के सूरत सेशन में वो ख़त्म हो गया। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो थे वो एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। उदारवादी और उग्रवादी टाइप के जो नेता थे दोनों ही एक मंच पे आ गए, दोबारा से कांग्रेस के झंडे के तले आ गए, क्योंकि दोनों ने ही देख लिया था कि जो विभाजित होना है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कमज़ोर होना ही है। तो इसीलिए फिर से दोनों एक मंच पे आ गए। और दूसरी चीज़ जो थी, लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ पैक्ट हुआ मुस्लिम लीग के साथ। जो मुस्लिम लीग की कुछ डिमांड्स थी उनको एक्सेप्ट कर लिया गया, जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो उन्होंने राइट दिया गया था 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, तो उसको कंसीडर कर लिया गया। और भी इसके अलावा कुछ चीज़ें मानी गई, और साथ में फिर मुस्लिम लीग ने ये कहा कि ठीक है, हम आपका पूरी तरह से साथ देंगे, जो भी कांग्रेस आंदोलन करेगी तो उनमें पूरी तरह से साथ देंगे, हमारा समर्थन रहेगा। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ पैक्ट का विरोध किया था मिस्टर मदन मोहन मालवीय जी ने, और इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया। 1917 का कलकत्ता सेशन हुआ इसके साथ ही। ओके, और कलकत्ता सेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया, जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं कांग्रेस की। देखिए 1916 का जो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग का लखनऊ पैक्ट हुआ था, इसमें और कांग्रेस के सारे लीडर्स को एक कराने में दोनों में ही एनी बेसेंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, और इसीलिए शायद उनको इनाम देने के लिए कलकत्ता सेशन जो 1917 में होता है, नेक्स्ट सेशन जो होता है, उसमें उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। और यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ये भारत की इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली
महिला थी। ओके, हालांकि ये विदेशी थी। उसके बाद फिर मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स आते हैं 1918 में। इससे रिलेटेड जो बिल्स होते हैं उनकी स्टडी के लिए स्पेशल सेशन बुलाया जाता है कांग्रेस का। ओके, बॉम्बे में ये बुलाया जाता है और इसके जो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं वो हसन इमाम बनाए जाते हैं। ओके, और यहाँ पे हालांकि जो इंडियंस थे उनको ये उम्मीद थी कि उनको फर्दर कुछ राइट्स मिलेंगे, गवर्नमेंट में हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन वो ना मिल करके कांग्रेस जो ब्रिटिश थे वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे ही और आगे कैरी करते हैं, उसी पे आगे बढ़ते हैं। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रोविज़न दिया गया था 1909 में, जहां मुस्लिम्स को इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, उसी को और बढ़ा करके सिखों को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा भी दूसरी बॉडीज़ को कुछ को किया जाता है, लेकिन मेन था सिखों को शामिल करना। तो मुस्लिम्स के बाद अब सिखों को भी कांग्रेस से अलग करने की साजिश करने लगती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, और ये जो है कांग्रेस के सारे लीडर्स को बहुत ही निराश करता है, बहुत ही उनको एंग्विश, गुस्से से भर देता है। ओके, क्योंकि ये उनके साथ जो वॉर टाइम के जो प्रॉमिसेस किए गए थे एक तरह से वो धोखा था। ओके, उन्हें समझ में आ जाता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया को कहीं छोड़ करके नहीं जा रहे और ना ही इंडियंस को कुछ और रियायतें देने जा रहे हैं, बल्कि जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उसी पे फर्दर कर रहे हैं। ओके, और ये फैक्ट को देख करके जो चाहे साधारण व्यक्ति हों, चाहे बहुत जागरूक पढ़े लिखे लोग हों, ओके, जो बड़े बड़े नेता थे, सभी में निराशा और गुस्सा भर जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ओके, जो कि आगे रॉलेट सत्याग्रह के रूप में सामने आता है। इसके अलावा भारत के अलावा भी कुछ चीज़ें बाहर हुई, जैसे कि सिंगापुर में मिलिट्री रिवोल्ट हुआ था इसी के आसपास। ओके, रिवोल्यूशनरी वर्क्स आउटसाइड इंडिया बाय दी लाइक्स ऑफ मैडम कामा, राजा महेंद्र प्रताप, सरदार सिंह राणा एट्सेट्रा। ओके, इंडिया के बाहर रह करके कुछ रिवोल्यूशनरीज काम कर रहे थे, जो वहाँ के लोकल के न्यूज़पेपर्स वगैरह में या अपनी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स चला करके अपने विचारों को रखते थे, और जो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी उन सब चीज़ों के बारे में लिखते छापते थे। ओके, जिससे कि विदेशों में भी लोगों को पता चल सके कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में क्या कर रही है और वहाँ से सपोर्ट मिल सके इंडिया की मूवमेंट के लिए। ओके, रशियन रिवॉल्यूशन हुई 1917 में। रशियन रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि रशिया में सोशलिस्ट गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। सोशलिस्ट गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ ही वहाँ पे सोशल राइट्स बहुत मिल जाते हैं लोगों को। ओके, इसके अलावा जो रशियन थे उन्होंने जो हिस्सा अपना कब्जा रखा था चाइना में, उसको भी चाइना को लौटा दिया। ओके, तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत फ़र्क पड़ा लोगों पे। उन्होंने वहाँ के सोशल राइट्स को देखा, तो यहाँ इनका असर इंडिया वालों पे भी पड़ा। उन्हें भी लगा कि भाई ये जो सोशल पॉलिसी वाले लोग हैं, सोशल रिवॉल्यूशन वाले लोग हैं, ये बहुत ही बढ़िया हैं और आज के समाज की ज़रूरत है। ओके, इसलिए भारत में भी सामाजिक चेतना बढ़ी इन चीज़ों के मामले में, और जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन थी या मार्क्सवादी जो सोच थी उसकी तरफ रुझान बढ़ा, और यहाँ से भारत में भी एक स्पष्ट जो झुकाव है वो देखने को मिलता है। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स थे जैसे सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी, उनका भी झुकाव इस तरफ था। ओके, तो ये सारी चीज़ें मिल करके कहीं ना कहीं भारत के जो लोग थे उनके मन को, अंतर्मन को उनके प्रभावित करती हैं और उनको प्रेरित करती हैं कि आप कुछ ऐसा करो जिससे कि देश आज़ाद हो जल्दी से जल्दी, और वो भी। ओके, चलिए अब आप प्रॉपर रॉलेट सत्याग्रह को देख लीजिए। तो जो ब्रिटिशर्स थे अभी तक उनका जो जस्टिस सिस्टम था, उनका जो मोरालिटी थी, उसमें बहुत विश्वास था भारतीयों को। उनको लगता था कि ब्रिट्स जो हैं वो जो कहते हैं वो ही करते भी हैं, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा वो जो जर्मनी या जापान जैसी फासीवादी ताकतें थीं उनसे बहुत बेटर हैं, मुसोलिनी वगैरह से इटली के बहुत बेटर हैं, और
जस्टिस लवर्स हैं। ओके, तो ये जो भावना थी ब्रिटिशर्स के प्रति, ये टूट गई, दूर हो गई भारतीयों में, और इसीलिए उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह करने की ठान ली। तो अब रॉलेट सत्याग्रह करने का ठान लिया, अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसको लीड कौन करेगा, हु शुड बी द लीडर ऑफ द रॉलेट सत्याग्रह। तो एक ही नाम आया सबके जहन में, और वो था गांधी जी का। ओके, सो गांधी जी वॉज चूजन एज द लीडर हु इश्यूड एन ओपन लेटर। ओके, गांधी जी को लीडर चुन लिया गया कि आपके नेतृत्व में ये सत्याग्रह किया जाएगा। ओके, जो कि फर्स्ट सत्याग्रह होगा नेशनल लेवल का, कांग्रेस का भी और गांधी जी का भी, इंडिया की धरती पे। ओके, तो 26 फरवरी को गांधी जी एक लेटर जारी करते हैं, एक ओपन लेटर जो कि सभी सिटीजन्स के लिए था इंडिया के, और उनसे कहा जाता है, उनको एग्जॉर्ट किया जाता है, उनसे आह्वान किया जाता है कि 6 अप्रैल को नेशन वाइड एक स्ट्राइक की जाएगी। ओके, और इस स्ट्राइक के साथ ही सत्याग्रह शुरू हो जाएगा, रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो शुरू मानी जाएगी। तो ये चीज़ शुरू हो जाती है। द मूवमेंट वॉज द फर्स्ट नेशनल लेवल मास मूवमेंट एंड दस किक स्टार्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मास इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑल्सो। ओके, तो इस तरह से, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ये फर्स्ट नेशनल लेवल मास मूवमेंट थी, कांग्रेस की भी और गांधी जी की भी, इंडिया में नेशनल लेवल की। ओके, और दूसरी चीज़ ये कि इसके साथ ही, इस मूवमेंट के साथ ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा मास मूवमेंट भी शुरू हो जाता है। ओके, और सबसे लगभग लंबे समय तक चलने वाला जो मास मूवमेंट है, मास स्ट्रगल है, वो प्रारंभ हो जाता है। और ये जो मास मूवमेंट है, ये इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट है। ओके, तो इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को ही वर्ल्ड में सबसे बड़ा मास मूवमेंट माना जाता है। तो बहुत ही हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है रॉलेट सत्याग्रह का। भले से ये कुछ ही दिन चला, लेकिन हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस इसका बहुत ज़्यादा है, इसलिए समय समय पे इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली पंजाब मोस्ट अफेक्टेड, दिल्ली पंजाब में सबसे ज़्यादा असर हुआ इसका। हालांकि वैसे पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो दिल्ली और पंजाब में होता है, क्योंकि वहाँ हालात ही कुछ पहले से ही अलग होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एकदम से ट्रैक्शन मिलता है और ज़बरदस्त सपोर्ट मिलती है, ज़बरदस्त रिएक्शन मिलता है पब्लिक का। दिल्ली में जो लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को, वो थे स्वामी श्रद्धानंद। ओके, और स्वामी श्रद्धानंद ने ही एक नारा दिया जिसमें इन्होंने कहा कि किसी भी तरह का रेवेन्यू सरकार को मत दो, नो रेवेन्यूज़। ओके, किसी भी तरह का कर सरकार को मत दो। गांधी जी ट्राइड टू रोप इन द होम रूल लीग, तिलक स्वराज्य स्लोगन। स्वराज्य स्लोगन तिलक जो है 1916 में दे चुके थे। ओके, जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ सेशन हुआ था, उसी के दौरान तिलक ने स्वराज्य का स्लोगन दिया था, वही जो आपने अक्सर पढ़ा होगा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। ओके, तो गांधी जी ने कोशिश की साथ ही साथ होम रूल लीग को भी इसमें इनकॉर्पोरेट करने की, उसको शामिल करने की, और इसके लिए उन्होंने तिलक और जो दूसरे नेता थे उनसे सपोर्ट मांगी, ओपन सपोर्ट। इस मुहिम में, इस सत्याग्रह में गांधी जी भी जब उन्होंने देखा कि पंजाब के हालात बहुत भयंकर हो रहे हैं, तो उन्होंने कोशिश की कि पंजाब जाएं और पब्लिक को भी और सरकार को भी कुछ हद तक समझाने की कोशिश करें कि कोई वायलेंस में ना ही जाओ तो अच्छा है। ओके, क्योंकि वायलेंट कंडीशंस ज़्यादा हो रही थी दिल्ली और पंजाब दोनों में, खासतौर से पंजाब में और भी ज़्यादा। तो गांधी जी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पलवल जंक्शन पे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और वापस पूना भेज दिया जाता है। मूवमेंट इम्पैक्ट इन बिग सिटीज़ मोर इन प्रोनाउंस्ड, जो ये मूवमेंट थी इसका असर बड़े बड़े शहरों में ही ज़्यादा देखा गया, खासतौर से दिल्ली, बॉम्बे, मैड्रास और कलकत्ता, इनमें सबसे ज़्यादा इनका असर हुआ था। हालांकि जो रूरल एरियाज़ थे वहाँ भी एक्टिविटीज़ थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी। कंपैरेटिवली रूरल एरियाज़ जो थे वो शांत ही पड़े थे। दिल्ली पंजाब वॉज मोस्ट अफेक्टेड। पंजाब लेफ्ट फार हेड, खासतौर से पंजाब और भी ज़्यादा आगे था, और वहाँ
पुलिस और जनता में भयंकर संघर्ष शुरू हो गए। वहाँ का गवर्नर उस समय माइकल ओ ड्वायर था, माइकल ओ ड्वायर, ओके। और उसने जब देखा कि हालात बहुत ज़्यादा बाहर हो रहे हैं, अनियंत्रित हो रहे हैं, तो उसने मार्शल लॉ लगा दिया। और इसके साथ ही आर्मी प्रवेश कर जाती है वहाँ, और आर्मी में ही आर्मी का जो एक जनरल था स्पेशली अमृतसर में, वो आपका रेजिनाल्ड डायर, ओके, रेजिनाल्ड डायर वहाँ आता है। तो पूरे पंजाब में बहुत ही ज़्यादा रिप्रेसिव एक्टिविटीज़ भी, जैसे जैसे ये रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ वैसे ही जो गवर्नमेंट थी उसने भयंकर रिप्रेसिव एक्टिविटी शुरू कर दी, दमन कार्य शुरू कर दिया। जो नेता थे सबको लगभग गिरफ्तार किया गया, और जो आम जनता थी उन पर लाठियाँ चलाई गईं, गोलियाँ भी चलाई गईं। यहाँ तक कि गुजरांवाला जो एरिया है, जो कि अब गुजरांवाला पाकिस्तान में चला गया, तो वहाँ पे तो बॉम्बिंग भी की गई थी, हवाई बॉम्बिंग, ओके। तो इससे आप लगा सकते हैं कि किस हद तक ब्रिटिश जा रहे थे। इसी प्रोसेस में डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया जाता है 9 अप्रैल को, ओके। 9 अप्रैल को इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और अरेस्ट करके किसी अननोन प्लेस पर ले जाते हैं, ओके। इनके गिरफ्तारी के विरोध में ही प्रदर्शन होने लगते हैं। इसी प्रदर्शन में 10 अप्रैल को पब्लिक पे फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें कुछ लोग मारे जाते हैं, ओके। और उसके बदले में पब्लिक की तरफ से भी फियर्स वेंजियंस शुरू हो जाता है, बदले की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाती है, और कुल मिला के एक पुलिस और पब्लिक स्ट्रगल में कन्वर्ट हो जाता है, और हालात पूरे पंजाब के बहुत ही भयंकर हो जाते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नामक स्थान पे अमृतसर में है, जो कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। कुछ लोग त्यौहार मनाने आए थे सिर्फ, और कुछ लोग जो किचलू और मलिक की जो गिरफ्तारी थी उसका विरोध करने के लिए आए थे, ओके। क्योंकि इसमें महिलाएं, बच्चे और बूढ़े भी थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ लोग ज़रूर त्यौहार मनाने भी आए होंगे, क्योंकि बच्चों को लेकर तो कोई क्या ही ऐसी जगहों पे जाएगा या धरने प्रदर्शन करने जाएगा, ओके। तो हम कह सकते हैं कि कुछ लोग तो सिर्फ त्यौहार मनाने ही आए थे, और वो इस बात से अनजान थे कि वहाँ पे नो एंट्री जैसी या ऐसा कोई कानून लगा हुआ है जिसमें कि इकट्ठा होना मना है, ओके। तो इसीलिए कुछ लोग त्यौहार मनाने के लिए, कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए। हजारों लोग इकट्ठा थे, और सिर्फ एक ही एंट्रेंस था, ओके, जिसको कि रेजिनाल्ड डायर वहाँ पहुँच करके अपने आदमियों से बंद करवा देता है। जो उसके साथ जो आर्मी मैन थे, कोई 90 बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, तो उनको सबको उसी सिंगल एंट्रेंस पे वो खड़ा कर देता है, और इस तरह से वो एंट्रेंस ही बंद हो जाता है, और फिर फायरिंग के ऑर्डर दे देता है। और तब तक फायरिंग की जाती है जब तक कि उनके सारे कारतूस खत्म नहीं हो जाते, ओके। फायर अंटिल दे आर आउट ऑफ एमिनेशन। 1650 राउंड गोलियां चलती हैं। खुद डायर ने बाद में कहा था कि 1650 राउंड्स वर फायर्ड, ओके। तो इतनी गोलियां चलती हैं, 379 लोग मारे जाते हैं। हालांकि अनऑफिशियल आंकड़े इससे ज़्यादा का दावा करते हैं। जो इंडियन लीडर्स थे उस समय, उन्होंने कहा कि 1000 से ज़्यादा ही लोग मारे गए थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल आंकड़े उन्होंने सिर्फ 379 को डेड डिक्लेयर किया था, ओके। और डायर जो है, रेजिनाल्ड डायर, जो कि एक दृढ़ निश्चय करके गया था वहाँ पे कि ऐसा पाठ पढ़ाना चाहता है वो जिससे कि एक मोरल इफेक्ट पड़े इंडियंस पे, ओके। ही सेड इन एन इंटरव्यू दैट ही वॉज डिटरमाइंड टू टीच देम अ लेसन टू क्रिएट अ मोरल इफेक्ट, ओके। उसने कहा था कि वो ये चाहता है कि मोरल इफेक्ट पड़े इस पे, कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आप खड़े ही क्यों हो, आपने हिम्मत कैसे की, आपने ज़रूरत कैसे की, है ना। वो मतलब पूरी तरह से भारत के हौसलों को तोड़ना चाहता था। मोरल इफेक्ट यहाँ और कुछ नहीं है, मोरल इफेक्ट यही है कि ब्रिटिशर्स को लगे, सॉरी इंडियंस को लगे कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा होना इंडिया जैसे लोगों के बस की बात नहीं है,
ओके, ब्रिटिशर्स आर टू सुप्रीम, टू सुपीरियर टू स्टैंड अगेंस्ट। ओके, ये उसका मानना था, इसीलिए उसने मोरल इफेक्ट करने के लिए गोलियां चलाई, ऐसा उसने खुद ने दावा किया है। बहुत ही फियर्स रिएक्शन होता है इसका। ओके, और दुनिया भर में विरोध शुरू हो जाते हैं, भारत में भी, भारत से बाहर भी। वहाँ की ब्रिटेन की खुद बहुत सारी मीडिया तो इसके अगेंस्ट भी होती है, लेकिन अधिकतर लोग फिर भी इसको फेवर करते हैं। और ऊपरी तौर पे भले से कोई कुछ कहे, लेकिन अंदरूनी तौर पे हम कह सकते हैं कि उसको ज़बरदस्त सपोर्ट मिली थी ब्रिटिशर्स की, और किसी ने भी, अधिकतर ब्रिटिशर्स ने इसको बुरा नहीं माना था। ओके, उसको हीरो बना दिया गया, उसके लिए फंड रेजिंग की गई, चंदा उगाया गया, जिससे कि उसको हेल्प मिल सके। ओके, सर्टेनली द मोस्ट एबोमिनेबल एक्ट ऑफ द ब्रिटिश ऑन इंडियन सॉइल, जो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड था, भारत में जो जितने भी दिनों ब्रिटिशर्स ने रूल किया, उसमें सबसे ज़्यादा निंदनीय घटना थी, सबसे ज़्यादा घिनौनी घटना मान सकते हैं हम इसको। ओके, अगास्ट एट द ब्लड शेड अक्रॉस द नेशन, गांधी जी कॉल्स ऑफ द मूवमेंट ऑन अप्रैल 18। और इस तरह से भयंकर खून खराबा देख करके भारत में, पूरे भारत में, गांधी जी इस रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं 18 अप्रैल को, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अभी लोगों को शायद अहिंसा का मतलब ही नहीं मालूम। ओके, गांधी जी ने जैसे बाद में भी हमेशा अहिंसा पे जोर दिया, वैसे ही ये भी जो मूवमेंट था उनका, उन्होंने नॉन वायलेंट ही डिक्लेयर किया था, लेकिन लोग और सरकार दोनों ही भयंकर हिंसा पे उतर आए, इसलिए उससे निराश होकर के गांधी जी ने इस मूवमेंट को 18 अप्रैल को वापस ले लिया। हैंस द मूवमेंट रेन ओनली फॉर 13 days बट इम्पैक्टफुल। इस तरह से हम देखते हैं कि सिर्फ 13 दिन ही ये मूवमेंट चली। रॉलेट सत्याग्रह जो चला कुल, वो 13 दिन चला। जैसे कि आपने ऊपर देखा था कि 6 अप्रैल से शुरुआत मानी जाती है उसकी। ओके, 6 अप्रैल से शुरुआत मानी जाती है और 18 अप्रैल को एंड कर दिया गया। ओके, जनरल स्ट्राइक से शुरू हुई थी ये, और 18 अप्रैल को उसको एंड भी डिक्लेयर कर दिया गया। तो कुल मिला के ये जो मूवमेंट थी वो मात्र 13 दिन चली। गांधी जी realized that people were not yet prepared enough for a non-violent struggle। गांधी जी को लगा कि अभी भी भारत के जो लोग हैं वो किसी नॉन वायलेंट स्ट्रगल के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। जालियांवाला बाग इंसिडेंट वॉज कंडेम्ड लेवल। ओके, हर लेवल पर इस घटना का, जालियांवाला बाग कांड का विरोध किया गया, उसकी निंदा की गई। ओके, टैगोर और गांधी जी ने अपने जो टाइटल्स थे, जो ब्रिटिशर्स ने उनको दिए थे, ऑनरिफिक टाइटल्स, जैसे टैगोर को सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि दी थी, उन्होंने वो वापस कर दी। गांधी जी ने जो था कैसर हिंद की उपाधि, जो उन्हें साउथ अफ्रीका में दी गई थी बोअर वॉर में सहयोग करने के लिए, उसको वापस कर दिया विरोध स्वरूप। ओके, ये कहते हुए कि हम ऐसे देश से कैसे उन ऑनरफिक टाइटल्स को स्वीकार कर सकते हैं जो देश हमारे देश के लोगों पे इतनी बुरी तरह से जुल्म ढा रहा है। ओके, इसके अलावा शंकरन नायर, जो कि मोस्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में रहते थे, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया जो सेंट्रल काउंसिल थी उससे। हिस्टोरियन डॉक्टर इरफान हबीब इस बात को कहते हैं, अफसोस जताते हैं कि भले से आदेश देने वाला रेजिनाल्ड डॉयर था वहाँ पे, ओके, लेकिन जो गोली चलाई वो तो बड़े अफसोस की बात है कि सारे इंडियन ही जो सोल्जर्स थे वो थे। तो इंडियन सोल्जर्स ने ही इंडियन जो पीपल थे, और वो भी निहत्थे प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें विमेन भी थी, एजेड लोग भी थे, बच्चे भी थे। ओके, तो उन पे गोलियां चलाने में कोई हिचक नहीं दिखाई। इस चीज़ पे बहुत ही अफसोस जताते हैं। ओके, डॉक्टर इरफान हबीब। हंटर कमीशन बिठाया गया ब्रिटिश सरकार की तरफ से, इस कांड की जांच के लिए हंटर कमीशन की स्टैब्लिशमेंट की गई। ओके, जिसने कि वैसे अधिकतर मामलों में डायर का जो एक्ट था उसको सही ठहराया कि उसकी मजबूरी थी ये, लेकिन फिर भी उसको डिसमिस कर दिया गया 1920 में। ओके, हालांकि हंटर कमीशन ने
इसको निर्दोष ही कर दिया था लगभग हर मामले में, और ये कहा कि जो एक्टिविटी हो चल रही थी उसको हिसाब से जो हालात थे पंजाब के उसके हिसाब से ऐसा एक्शन मजबूरी हो गया था डायर का, लेकिन फिर भी उसको सस्पेंड डिसमिस कर दिया गया 1920 में। ओके, कांग्रेस ने भी इसके जांच के लिए तहकीकात कमेटी की इस्टेब्लिशमेंट की और मदन मोहन मालवीय को उसका अध्यक्ष बनाया गया। ओके, इस कमेटी ने भी बहुत ही बुरी तरह से आलोचना की इस घटना की और बहुत ही निंदनीय बताया इसको। डायर्स डेथ 1927 में डायर की डेथ हो गई। ओके, इसको एक अजीब तरह की बीमारी हो गई थी जिसमें ब्रेन हैमरेज होता था, इसको उससे रिलेटेड दौरे पड़ते थे, और एक स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हो गई जिसमें शरीर में जगह जगह स्टिफनेस हो जाती है और भयंकर दर्द होता है। ओके, तो बहुत ही दर्दनाक मौत हुई उसकी। इसके अलावा ओडवायर जो था, जो कि उस समय पूरे पंजाब का गवर्नर था, उसका भी असैसिनेशन किया गया 1940 में। ओके, उस ओडवायर का कैक्सटन हॉल लंदन में 1940 में असैसिनेशन, उसका मर्डर किया गया सरदार ऊधम सिंह के द्वारा, जिस पे फिल्म भी बनी है पीछे। विकी कौशल जो हैं उन्होंने सरदार ऊधम सिंह का रोल प्ले किया है। ओके, 1997 में, हालांकि इससे पहले भी ब्रिटिश जो सुप्रीम थे वो इंडिया आए थे, तो एलिजाबेथ जो क्वीन थी, एलिजाबेथ सेकंड, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, तो वो उनका दौरा होता है और उनसे डिमांड रखी गई कि वे जालियांवाला बाग कांड के लिए माफ़ी मांगें। ओके, वे जालियांवाला बाग तक जाती भी हैं, वहाँ विजिट भी करती हैं, लेकिन माफ़ी उन्होंने नहीं मांगी, तो काफ़ी चर्चा में रहा था ये 1997। लोकल एंड इंडिविजुअल ग्रजेस ऑफन एक्लिप्स नेशनल इश्यूज। अब देख लेते हैं कि आखिरकार इसके ये तो हमने सारे पॉजिटिव्स देखा क्या क्या मेन इवेंट थी। अब देख लेते हैं कि इसके क्या रिजल्ट हुए या क्या कमियां थी। ओके, दोनों के एक साथ देख लेते हैं। रॉलेट सत्याग्रह के क्या रिजल्ट रहे, क्या हासिल हुआ उससे, और क्या कमियां रहीं। तो पहली चीज़ तो जो कमियों में था वो ये था कि लोकल और इंडिविजुअल ग्रेजेस जो थे, यानी लोकल के जो इशू होते थे या लोकल के किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के लोगों की जो शिकायतें होती थी, अक्सर वो जो नेशनल इश्यूज थे, जो मोर इम्पोर्टेंट नेशनल इश्यूज थे, उनको ढक लेती थी। तो लोकल के जो इश्यूज थे वो अक्सर हावी हो जाते थे। इन चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत को महसूस किया गया। इसके अलावा फिर भी हम मान सकते हैं कि पॉलिटिकली जो था, इंडियंस को इन्होंने बहुत हद तक एजुकेट किया। जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, क्या होते हैं, क्या उनका इम्पोर्टेंस रहता है, उनका कैसे वो विरोध करना चाहिए, ये बहुत कुछ सिखाया। इम्पोर्टेंस ऑफ यूनाइटेड एंड कोऑर्डिनेटेड अपोजिशन रियलाइज्ड। ओके, और ये इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया गया है सभी के द्वारा कि जो किसी भी अगर चीज़ का आप विरोध कर रहे हो तो उसमें एकता, आपस में एकता होना कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है। अगर हम एक होकर के और आपसी सहयोग के साथ किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है और अच्छे रिजल्ट, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। सम सॉर्ट ऑफ लर्निंग फॉर गांधी जी टू। गांधी जी को भी कुछ सीखने की ज़रूरत महसूस हुई अभी, स्पेशली यही कि प्रॉपर ट्रेनिंग या अच्छी तरह से समझाने के पहले कोई भी इस तरह का मास मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया जाना सही नहीं है। ओके, उनको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि एक कैडर ज़रूरी है पहले, जिससे कि ऐसी एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से कैरी आउट किया जा सके। लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन अ बेटर पेज। और इन सब चीज़ों का, इन्हीं अनुभवों का फ़ायदा कहीं ना कहीं गांधी जी को मिला, जिससे कि उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इससे कहीं बेटर ढंग से लॉन्च किया। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।